पुलिस सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक कल 7 से 9 नियमित रूप से भाटिया आश्रम में पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा की विधिवत कक्षाएं लूँगा और मैं आपको हिंदी विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इतना अनुभव है, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा। मैं केवल ये कहूँगा कि अनुभव के साथ साथ मेरे पास जो ज्ञान के रूप में आपकी सफलता का जो मंत्र है वो भी मैं आपको दूंगा, जिसके बल पर निस्संदेह आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। उसका कारण यह है कि मैंने विगत 27 वर्षों में परीक्षा प्रणाली में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं वो सभी देखे हैं और उसी के आधार पर मैंने हमेशा अपने आप को बच्चों के अनुरूप ढाला है, अपने आप को तैयार किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग किस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, उसने अपने परीक्षा जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या तब्दीलियां की हैं, उनके आधार पर मैंने समय समय पर अपने आप को विशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और मैं उसमें सफल भी रहा हूं। और यही कारण है कि मेरे साथ विद्यार्थियों की सफलता का जो प्रतिशत है वो औसत से बहुत ऊपर है। अब भले ही कोई व्यक्ति कितना भी कहे, क्योंकि एक नया दौर चला है अपने आप को एक्सपोज करने का कि मैंने इतने सारे विद्यार्थी सेलेक्ट कर दिए, मेरे यहां से इतने विद्यार्थी आरएएस बने हैं, आईएएस बने हैं, सब इंस्पेक्टर बने हैं, आरजीएस बने हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, ये आपने भी अनुभव किया होगा, कि एक ही विद्यार्थी के 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 शैक्षणिक संस्थाओं में फोटो चिपका दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से भी तैयारी की थी। अब आप वो तो स्वयं समझ सकते हैं कि वो है विद्यार्थी कोई देवात्मा तो है नहीं, या उसमें कोई बाहरी आत्मा का प्रवेश नहीं है कि एक ही विद्यार्थी 10-10 जगह पर प्रकट हो जाए। मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हां, इतना जरूर है कि ईमानदारी के साथ में अगर हम अपने कार्य का विश्लेषण करें तो उसका प्रमाण वे विद्यार्थी दे सकते हैं जो किसी विषय विशेषज्ञ से पढ़कर वास्तविकता में सफल हुए हैं। और मैं इसी श्रृंखला में अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि मैंने विद्यार्थियों के साथ अपनी क्षमताओं से भी ज्यादा अपने आप को विद्यार्थियों के साथ पाया है। उनकी सफलता में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है। और मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं इस संस्थान के माध्यम से भी अपनी उसी तन्मयता और उसी लगन के साथ बच्चों की सफलता में अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा।
मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मेरे पास जितना भी समय है, मैं उस पूरे समय में अपने आश्रम के विद्यार्थियों के साथ में विषय के साथ न्याय करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाता रहूंगा। यह तो आपके यहां प्रवेश लेने के पश्चात ही अनुभव हो पाएगा, क्योंकि जवानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। असली बात वहां प्रमाणित होती है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है या नहीं है, जब वह व्यक्ति कार्य करके दिखाता है। और मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो कक्षा में बोलूंगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि यदि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाता हूं तो मैं कक्षा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ाता हूं, अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। और यही कारण है कि विद्यार्थी यह कहते हैं कि यदि वास्तव में हिंदी पढ़नी है, मेरे जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, जब उनसे कोई विद्यार्थी पूछता है नए वाला कि हमें हिंदी कहां पढ़नी चाहिए, तो वो यही कहता है कि भाई हम तो एकमात्र इंदिरा अशोक सर को ही जानते हैं कि जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई है। और नो डाउट वो व्यक्ति इस तरह की सोच रखने वाले हैं कि जो केवल और केवल विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने विद्यार्थियों के साथ पूर्ण न्याय करना, और उसके लिए ही मैं हमेशा कार्य करता रहूंगा। और यही सोच करके मैं आपसे अपने आप को रूबरू कराने के लिए भाटिया आश्रम से जुड़ा हूं। आप आइए, हमसे जुड़िए और फिर मिल करके हम अपने विषय में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दरकिनार करते हुए परीक्षा की दृष्टि से सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए अपने आप को सुदृढ़ करेंगे। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मेरे कारण आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे विद्यार्थियों पर प्रयोग नहीं करता। मेरे विद्यार्थी मेरे लिए चूहा बिल्ली नहीं है कि उन पर प्रयोग कर दिया जाए। मैं आपको वही बोलूंगा, वही इस बोर्ड पर लिखूंगा जो प्रामाणिक होगा, जो अक्षर से प्रामाणिक होगा, जिसको हम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकें। मैं किसी को बदल तो नहीं सकता, किसने क्या कहा, कौन क्या कहता है, क्या पढ़ाता है, क्योंकि हमने दुनिया सुधारने का ठेका नहीं ले रखा। पर हां, मैं ये जरूर मानता हूं कि हम वही पढ़ेंगे जो प्रामाणिक होगा। मैं अपने इस मुख से वही शब्द बोलूंगा जो पूर्णतः प्रामाणिक होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपको सिलेबस के बारे में यहां पर बता रहा हूं। वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी चीजें निबद्ध हैं। तो संधि और संधि विच्छेद पर, तो संधि और संधि विच्छेद पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में समास पर, समास के बाद में उपसर्ग पर, उपसर्ग के बाद में हम प्रत्यय पढ़ाएंगे। संधि में संधि और संधि विच्छेद होगा। ऐसे ही समास में समास और उसका समास विग्रह होगा। उपसर्ग में उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द,
एक कोई उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द। फिर दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि वो शब्द दे देता है और शब्द में से पूछता है कि इन शब्दों में से उपसर्ग और पृथक प्रत्यय अलग, मतलब उपसर्ग अलग अलग कीजिए। इस शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा, जैसे शब्द है अध्याय, अब वो पूछेगा कि अध्याय शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग पृथक कीजिए। तो अब आप यहां देखिए, ये अधि प्लस आय, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि। तो एक तो वो इस तरह से पूछेगा कि इन शब्दों में से मतलब मूल शब्द और उपसर्ग पृथक कीजिए। कई ऐसे शब्द हैं जिनमें एक एक साथ तीन तीन उपसर्ग हैं। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है दुर्व्यवहार। शब्द क्या है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार शब्द है। दुर्व्यवहार में क्या है? ये तब सही होगा दुर प्लस वी प्लस अब प्लस हार, अब प्लस हार। तो इसमें दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और अब उपसर्ग है। इसमें तीन तीन उपसर्ग हैं। यदि कोई विद्यार्थी केवल और केवल यह लिख के आ जाता है दुर प्लस व्यवहार, तो यह पूरी तरह से अशुद्ध माना जाएगा। यहां पर 1/4 नंबर ही मिलेगा यदि आप RAS की एग्जाम दे रहे हैं तो, और सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दे रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वो 4 ऑप्शन देगा, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो। ऐसे ही प्रत्ययों पर पूछेगा कि किस शब्द में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है या किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है या 2 से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से वह प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय में। फिर हम बात करते हैं शब्दों के प्रकार पर। यहां पर तत्सम, एक भैया सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस सिलेबस में अर्ध तत्सम शब्द दे रखे हैं। एक उदाहरण ये डाल रखा है शब्द अर्ध तत्सम। अब या तो RPSC बताए ये बात, या फिर कोई विद्वान मुझे यह समझाए कि अर्ध तत्सम कौन से होते हैं। यह मेरी आज तक समझ में नहीं आया। 27 साल में, मैं 27 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, यह आज तक समझ में नहीं आया कि अर्ध तत्सम कौन से शब्द हैं। यह समझ में मेरी आज तक नहीं आया। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, मैं आपको बता देता हूं। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं और उनका वही स्वरूप है जो संस्कृत में था। तद प्लस सम, तद माने उसके, सम का मतलब समान, उसके समान, उसके समान का मतलब संस्कृत के समान, उनमें कोई तब्दील नहीं हो, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द को हमने कहां ले लिया? संस्कृत से सीधा सीधा हिंदी में ले लिया। तो अग्नि शब्द क्या है? तत्सम। तद्भव क्या है? तत् प्लस भव, तत् माने उसके, भव माने होना, उसके जैसा होना है, नहीं समान नहीं है। उसके समान का मतलब तो इक्वलेंट है, हो गया बिल्कुल। जैसे अग्नि को डायरेक्ट अग्नि के रूप में ही ले लिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन तद्भव का मतलब है उसके जैसा होना, ऐसा उसके समान नहीं, उसके जैसा होना, उसके लगे ढगे होना। जैसे अग्नि से क्या बना लिया? आग। अग्नि से क्या बना लिया? आग। ये आग क्या है? तद्भव। देशज, देशज वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंच, आग हो गया तत्सम, मतलब अग्नि हो गया तत्सम, आग हो गया तद्भव और आंच हो गया देशज। विदेशी वे शब्द हैं
जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, चीनी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, जापानीज भाषा से, अंग्रेजी से, उर्दू से जो ग्रहण किए गए हैं वे सारे के सारे विदेशी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है, और ये सारे के सारे हम आपको बताएंगे। ये अव्यय के ही रूप हैं, ये क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के बाद में संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद में फिर आते हैं ये विस्मयादि बोधक, और फिर निपात। ये कॉमा लगाना भूल गए, ये यहां पर कॉमा है, ये निपात। तो ये हम आपको जब अव्यय पढ़ाएंगे, अव्यय वे शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते, चाहे उनका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल किसी भी व्याकरणिक कोटि के साथ कोई भी प्रयोग कर दिया जाए, उन शब्दों में कोई तब्दीली नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम ये आगे पढ़ाएंगे आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सारे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आज आ जाइए शब्द ज्ञान में। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड, ये भी हम पढ़ाएंगे। संस्कृति भिन्नार्थक शब्द, ये भी बिल्कुल शब्द युग्म ही है, ये अलग से अनावश्यक रूप से ये टॉपिक डाल रखा है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द ये वही है शब्द युग्म, शब्द युग्म ही है ये। आप जब व्याकरण में पढ़ोगे ना तो आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब वो जैसे आप किसी होटल पे जाते हैं ना तो वो पूछता है आपसे कि साहब सादा दम आलू की सब्जी खाओगे या कश्मीरी दम आलू? तो कश्मीरी दम आलू में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मीठा डालते हैं। और एक वो होता है पंजाबी दम आलू, तो पंजाबी दम आलू में वो क्या करते हैं, ज्यादा मिर्च झोंक देते हैं। है तो दम आलू ही ना, उबला हुआ आलू होता है, अब उसको कैसे भी खा लो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है ये। जब आप पुस्तक से देखेंगे और मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, ठीक है। शब्द शुद्धि, ठीक है, ये शब्द शुद्धि। वाक्य शुद्धि भी आपके उसमें है, क्योंकि बिना वाक्य शुद्धि के कोई भी व्याकरण ठीक नहीं है। अब आइए, ये व्याकरणिक कोटियां हैं। परसर्ग कहते हैं कारक परिचय को, जो कारक होते हैं ना, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, ये वाच्य और पक्ष, ये हम सब आपको पढ़ाएंगे। कहीं किसी प्रकार की आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बार पुनः गारंटी दे रहा हूं कि यदि मैं पढ़ाऊंगा तो आपके साथ पूरा न्याय करूंगा, आपके साथ कोई प्रयोग नहीं करूंगा, 101% कह रहा हूं। इसलिए आप कल पूरे जोश और उम्मीद के साथ में आप आइए, क्लास लीजिए। मैं 7 से 9 आपकी कक्षा लूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार। और ये 2025 और 26 का वर्ष हमारी अंतिम सफलता का वर्ष हो, हम इसमें अंतिम रूप से सेलेक्ट हों, चयनित हों सब इंस्पेक्टर के रूप में। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे कल मिलूंगा सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।